का मुद्दा है सेमीफाइनल चुनाव में क्या चलेगा मोदी का जादू। देश के 5 राज्य विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वो राज्य हैं मिज़ोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन चुनावों को सियासी गलियारे में एक सेमीफाइनल चुनाव के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जो लोकसभा के जो चुनाव 2024 में होंगे उनमें क्या रहेगा उसका एक छोटा सा निचोड़ जो है वो इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजे बताएंगे, उस पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं इन 5 राज्यों के चुनावी स्थिति का। मिज़ोरम और तेलंगाना ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर मुख्य रूप से जो क्षेत्रीय दल हैं उन्हीं का वहाँ दबदबा रहता है। और जब से मणिपुर कांड हुआ है तब से मिज़ोरम में तो बीजेपी की हवा बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। इसलिए मिज़ोरम में बीजेपी का जीत पाना फ़िलहाल नामुमकिन नज़र आता है। इसी तरह तेलंगाना में भी भारत राष्ट्र समिति, जो कि तेलंगाना के मौजूदा मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी है और वहाँ पर केसीआर का अच्छा खासा दबदबा है। वहाँ भी क्षेत्रीय दल से कांग्रेस का ही ज़्यादा मुकाबला होने की संभावना है। तो 5 में से ये 2 राज्य तो फिलहाल यूँ मान के चलिए कि वहाँ बीजेपी जीतने की स्थिति में नहीं है। अब आइए छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ में भी फिलहाल बीजेपी का जीत पाना कठिन सा नज़र आ रहा है। अब रह गए 2 राज्य जिनमें मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन 2 राज्यों में बीजेपी चाहती है कि जैसे तैसे भी हो यहाँ जीतना बहुत ज़रूरी है। यह बीजेपी की साख पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या ये 2 राज्यों में बीजेपी जीत पाएगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो फिलहाल वहाँ पर भाजपा का ही यानी कि बीजेपी की ही सरकार है और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में भी जब पिछले चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ही जीती थी, लेकिन कांग्रेस वहाँ 15 महीनों तक ही टिक पाई और कांग्रेस में जब बगावत हुई तो उसका नतीजा ये निकला कि वहाँ पर बीजेपी की सरकार बन गई, क्योंकि कांग्रेस के जो करीब 32 विधायक थे वो बीजेपी में चले गए थे। इस तरह से वहाँ बीजेपी का राजपाट हो गया। राजस्थान में पिछले चुनाव में बीजेपी का बहुमत नहीं आने की वजह से वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन गए। हालांकि राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे चुनाव जीत गई थी, लेकिन बीजेपी बहुमत में नहीं आई थी। अब इन दोनों राज्यों में बीजेपी के टिकट के बंटवारे को लेकर खूब तनातनी हुई और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, इन दोनों को बीजेपी हाईकमान या यूँ कहें कि शहंशाह और शाह यानी कि शहंशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह यानी कि गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों की यह इच्छा थी कि इन दोनों मुख्यमंत्रियों को और पूर्व मुख्यमंत्री को चुनाव मैदान में न उतारा जाए। लेकिन दोनों ही राज्यों में बीजेपी
बगावत की ओर जाने वाली है और जा भी रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतिम लिस्ट में ये फैसला लिया कि शिवराज सिंह चौहान को उनकी बुधन सीट से और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को झालरापाटन सीट से चुनाव मैदान में उतारा जाए। उनको उतार दिया गया है, लेकिन अब इनका जीत पाना अभी तक बहुत कठिन परिस्थितियों में है। क्यों कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर है। इस बीच विपक्षी दलों का जो गठबंधन है INDIA, इन्होंने भी वहाँ अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी है। ऐसी स्थिति में अब देखना यह है कि बीजेपी इस सेमीफाइनल चुनाव में मोदी के जादू को चला पाएगी या नहीं चला पाएगी, अपनी साख भाजपा बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हम एक विश्लेषण कर रहे हैं कि 2009 में जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, तब बीजेपी का जो शेयरिंग वोट था वो 18.80% था, और 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी का यह शेयरिंग जो वोट था वो 31% हो गया था। ये इसलिए हुआ कि 2013 में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हो चुका था और एक ऐसी हवा चल पड़ी थी कि भ्रष्टाचार को हर हालत में ख़त्म करना है, और भाजपा ने उस मुद्दे को उठा लिया और उसने नारा भी दे दिया कि भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त सरकार बीजेपी देगी। और इस तरह से हवा बीजेपी के पक्ष में बनती चली गई और 2014 में जो है प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी बन गए। उसके बाद 2019 तक ठीक ठाक चला प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व काल, प्रधानमंत्रित्व काल, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मोदी की अलोकप्रियता शुरू हो गई, क्योंकि किसानों का मसला था, पहलवानों का मसला आ गया, उसके बाद सेना का मसला आ गया। तो इस तरह से कई तरह के ऐसे फैसले हुए जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार को काफ़ी आलोचना बर्दाश्त करनी पड़ी। और इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने बीजेपी में जो कद्दावर नेता थे उनको भी धीरे धीरे साइडलाइन करने शुरू कर दिया गया, और जिसकी वजह से चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो प्रकाश जावड़े हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हों, चाहे मेनका गांधी हो या वरुण गांधी हो या सुब्रह्मण्य स्वामी हो, ये ऐसे नेता हैं। हालांकि राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी मोदी के मंत्रिमंडल में हैं, लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा अब प्रभावशाली, असरदार नहीं रही है कि जिसकी वजह से उनकी तूती बोलती हो। और इसके अलावा इस वक्त जो है पिछले 9.5 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है मोदी का प्रधानमंत्रित्व काल का, वो भी एक जो है अगर देखा जाए तो एंटी इनकम्बेंसी के रूप में रहा है। और इसके अलावा बीजेपी में कई जगह बगावत देखने को भी सामने आ रही है। इतना ही नहीं, जो भाजपा के विरोधी हैं और जो भाजपा के ही ऐसे कई नेता हैं जो ये कहने लगे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में और अमित शाह में एक ऐसी
ईगो की भावना आ गई है, अहंकार की भावना आ गई है, जिसकी वजह से वो बाकी पार्टी के नेताओं को कुछ भी नहीं समझते हैं। इस वक्त भाजपा को जो चलाने वाली जो पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा अगर दो नाम और हैं, जो कि जेपी नड्डा हैं, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और एक बीएल संतोष हैं, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उनके प्रतिनिधित्व के रूप में, मार्गदर्शन मंडल के रूप में भाजपा में काम कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के 3.5 लोगों के जरिए ही भाजपा सरकार चल रही है। ऐसे हालात में अब सवाल ये उठता है कि क्या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज हो सकेगी या नहीं हो सकेगी? क्या मोदी का जादू चलेगा या नहीं चलेगा? ये खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जो सेमीफाइनल चुनाव 5 राज्यों के होने वाले हैं और उनका जो चुनाव परिणाम होगा, उसके ऊपर ही ये सारा आगामी लोकसभा चुनाव की हवा का रुख तय होगा। यह भी सर्वविदित है। आज का विश्लेषण कार्यक्रम इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, ताकि पता चल सके कि आपके क्या विचार हैं और क्या नहीं है। धन्यवाद।